लेकिन मैंने एक बार महसूस किया, सबसे पहले लाइफ में मेरा एक प्रोग्राम किसी ने रखा था, तो उन्होंने मंदिर के प्रांगण में रखा था, बहुत बड़ा आयोजन था, 2,500-3 हज़ार लोग आए थे। मैं तो अपने टाइम का कि पक्का कि भाई मुझे 5 बजे शाम को पहुंचना है। अब वो लोग ये कि अभी एसडीएम की वाइफ आने को हैं और ये आने को हैं, इस तरीके का शो करने लगे। मुझे उन्होंने 5:30 बजे ले गए वहाँ, मैं आधे घंटे मर गया। मैं मंच पे चढ़ा, मुझसे कुछ बोला ही नहीं गया, मैं बस बैठा ही जाके, और मेरे लाल कपड़े देख के 2 महिलाएं आई उठ के, बुजुर्ग महिलाएं, उन्होंने मेरे पैरों पे खीरा चढ़ा दिया और मुझे रोने दो। मेरे आंसू निकल आए, मैं रोने लगा। मैंने कहा यार ये कैसा समाज हमने बनाया है, ये मुझे जानती भी नहीं है, लेकिन सिर्फ मेरे लाल कपड़े देख के ये मेरे पैरों पे खीरा चढ़ा रहे, जबकि शायद मुझे इनका सम्मान करना चाहिए था। तो फाइनली बेटा नीचे, तो फाइनली जो है मैंने उसी दिन निर्णय लिया, मैंने कहा आज मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, कल सुबह आपसे मिलूँगा, टाइम का पंक्चुअल रहूँगा, जैसा हूँ वैसा रहूँगा, मैं जीन्स में आऊँगा, जिसको आना हो आए, ना आना हो ना आए। नेक्स्ट डे स्वामी जी 5 बजे वो लड़के जिसके घर मैं रुका हुआ था, मैं उसको उठाया, चल भाई टाइम हो रहा है, मैं तो तैयार हो गया। तो वो भी मुझे फिर अब आप ही कह रहे, तो फिर जिद कर वो मुझे बाइक पर बैठाल के ले गया। स्वामी जी 5 बजे, मतलब ऐसा प्रोग्राम ऐसा रखा था, शाम को 5, फिर मॉर्निंग 5, फिर इवनिंग 5, फिर मॉर्निंग 5, फिर इवनिंग, इस तरीके से 5 टाइम का था। मॉर्निंग 5 बजे मैं पहुंच गया मंदिर के प्रांगण में, एक भी नहीं आया, नोबडी। वो लड़का बैठने का, तू ही बैठ जा, तू ही सुन जो मुझे कहना हो तो सही कहूँगा। मैंने उससे बोलना शुरू किया, धीरे धीरे प्रांगण के लोग देख के आना शुरू हो गए, फिर भीड़ हो गई, आधे घंटे में फिर वो 2-2.5 हज़ार 3 हज़ार लोग हो गए। फिर शाम को मैं फिर टाइम पे पहुंचा, तब 25-30 लोग पहले से बैठे थे, जिन्हें ये लगा कि स्वामी जी सुबह टाइम पे आ गए। नेक्स्ट डे मॉर्निंग पहुंचा तो लगभग 100 लोग पहले से मौजूद थे। फिर इवनिंग पहुंचा हूं तो पूरा हॉल भरा हुआ था। तो मैंने कहा कि इन लोगों की वजह से अगर हम देर करते हैं तो इनकी ही आदत होगी कि हमेशा बिगाड़ते चले जाएंगे, और सुधरना तो इनको है, अपने पे डटे रहो। मतलब मैंने तो फ्यूचर प्लान कुछ कर रखी है, देश के नेताओं की बेइज्जती का, वो मैं करूँगा कि कुछ बड़े बड़े आयोजन करूँगा, नेताओं को बुलवाऊंगा, टाइम पे ना पहुँचने पे एक आम आदमियों से फीता कटवा दूंगा लाइव टेलीकास्ट। मंत्री जी नहीं पहुँचे, इसलिए ये फला दास का नाम मंत्री रखता हूँ और ये फीता काट। बढ़िया रहेगा। स्वामी जी 10-12 प्रोग्राम ऐसे हो जाए, मंत्री टाइम पे पहुँचने लग जाएंगे सुधारना है, ये चीज तो सुधरनी चाहिए। मैं बहुत टाइम का पंक्चुअल रहा। ऐसा नहीं है कि जैसे ओशो की जो जीवन शैली थी या जो उनके तरीके थे उससे प्रभावित होकर कुछ उसी नक्शे कदम पे जो आप कह रहे हो कि एक जो खाका दिमाग में तैयार होता है, किसी को हमने पढ़ा और उसके बाद लगा कि इस तरह से वो बढ़ा, जो एक रिवोल्यूशनरी टाइप एक इमेज क्रिएट करना और इस तरह से जो है। नहीं स्वामी जी, मैं आपको बताऊं, मैं ओशो को तो जानता भी नहीं था, तब भी उससे ज़्यादा रेवोल्यूशनरी था। मैं ओशो को जानता भी नहीं था, कितना जाना मैंने ओशो को, मैंने मिला नहीं कभी, कुछ नहीं। तो मैं तो ऑलरेडी जो है पहले से ऐसा था। मुझे ओशो को देख के कभी ये नहीं लगा कि मुझे कुछ इनसे सीखना है। मुझे ओशो का पहले फोटो से सिर्फ एक चीज की आंदोलन हुआ था कि यार इस आदमी में कुछ है जिसकी मुझे तलाश, बस। वो कैसे है वो भी मैंने कभी नहीं पढ़ा। मतलब ऐसा समझ लीजिए कि गन्ने ने चीनी को देख लिया, प्रोसेस नहीं पता है। गन्ने ने चीनी को देख लिया था, प्रोसेस नहीं पता था। और ये गन्ना चीनी हुआ भी अपने तरीके से, ना मैंने डायनेमिक किया, ना मैंने कुंडली किया, ना मुझे इस तरीके की चीजों से कोई झंझट। ध्यान की भी मेरी अपनी बेवकूफियां रहती थी अपने ढंग से। मेरे लिए ध्यान का एक अर्थ था मजा। मेरे लिए ध्यान का ना तो कभी कुंडली जगाना अर्थ रहा, ना ही ध्यान का अर्थ रहा कि कोई हमें रोगों से मुक्ति हो जाए, ना ही कोई अचीवमेंट रहा। मुझे ध्यान का सिर्फ एक ही चीज थी, मजा आ रहा है। जो मजा आ रहा है वही करो, वही ध्यान है। फिर चाहे वो चलने में आ रहा हो, चाहे खाने में आ रहा हो, चाहे बोलने में आ रहा हो, चाहे सोने में आ रहा हो, चाहे सेक्स में आ रहा हो, चाहे किसी में आ रहा हो। मैंने सिर्फ मजे को पकड़ा
और करता रहा। तो ये गुरुडम भी मजा है एक। ये गुरुडम बहुत जबरदस्त मजा है, और ये गुरुडम ऐसा है कि इसे मैं बहुत पहले जी चुका। ये आपको गुरुडम आज लग रहा है ना, क्योंकि आज मिले हो। मैंने तो वो दौर जिया जब मैं कुछ भी नहीं था, तो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जैसे जज लोग मेरे सामने बैठ के मेरे बर्तन धोते थे, मेरे कप को उठा के लड़ाइयां होती थी कि कौन धोएगा आज। तो मैंने वो वक्त देखा हुआ है। लेकिन मैं तब ये सोचा करता था, क्या जैसे इन मूर्खों ने मुझे मान लिया है, कहीं ऐसे मैंने तो इस ओशो मूर्ख को नहीं मान लिया। कड़वी लगी होगी, थोड़ी सी लगेगी, मेरी बहुत सी बातें लगेंगी। मैंने सदा इस चीज पे वॉच किया कि जो मूर्ता ये कर रहे हैं कहीं मैंने तो नहीं की। और स्वामी जी फिर एक वक्त आया जब मेरे सत्य के कुछ जीने के कारण सब मेरे खिलाफ हो गए। मैंने कहा हो चो, मैं तुमसे पहले भी सहमत नहीं था, आज भी सहमत नहीं हूं। मेरी एक स्वामी जी बड़ी गहरी समझ है कि मन के तल पे जो व्यक्ति जीते हैं, ना मैं इनके प्रेम से सहमत हूं ना इनकी नफरत से। क्योंकि जो मन के तल पे हैं वो प्रेम कब नफरत बदल जाएगा, कब नफरत प्रेम बदल जाएगी, कुछ कहा नहीं जा सकता। ये तो एक छोटा सा गणित है इधर उधर का। तो जो चीज बदल जानी है उनसे मैं सहमत कहीं नहीं हुआ। हाँ, आज अगर मैं जो कुछ करता हूं जिसको कुछ गुरुडम कह सकते हैं, तो उसका एक रीजन है। रीजन ये है कि कौन बिल्ली के गले में घंटी बांधे। मैंने पहले सोचा ओशो बांधेंगे, ओशो के लिए मैंने कार्य किया। मुझे लगा अब ओशो तो है नहीं, अब तो घंटी बचाई जा रही कि घंटी के अंदर घंटी ना रह जाए। बांध तो देना चाहते हैं, एक घंटी के अंदर बजने की कोई चीज नहीं रह गई। फिर मैंने स्वामी जी अपने शहर में जो भी बच्चे मुझसे जुड़ते थे वो आकर्षित मुझसे होते थे, मेरी जीवन शैली से, लेकिन मैं उनको सन्यासी बनवा देता था। फिर स्थिति यहां तक हो गई स्वामी जी कि मैंने देखा कि उनके जीवन भी भटकाव आ गए। क्योंकि एक तरफ वो मेरी जीवन शैली को देख रहे हैं, दूसरी तरफ ओशो को पढ़ रहे हैं, दोनों में मैचिंग नहीं दिखाई देती, हो भी नहीं सकती। तो फाइनली ऐसा हुआ कि क्या करें, कौन करे, कौन आगे आके खड़ा हो। तो मैंने कहा फिर शशांक से बेहतर कोई नजर नहीं आता। मैं फर्स्ट टाइम अपना वीडियो जब एक बच्चों ने बनाया और मुझे दिखाया तो मैं उसको देख के रोया। मैंने कहा बड़ा प्यारा आदमी, और ये जो बात कह रहा है ये तो दुनिया तक पहुंचनी चाहिए, कौन पहुंचाएगा। अब गजब की बात यह है, मैं जानता हूं कि मैं प्यारा हूं, और मैं जानता हूं कि मेरी बात दुनिया तक पहुंचनी चाहिए, लेकिन कौन पहुंचाएगा। मैं कहूं मैं तो गुरुडम के झंझट में नहीं पड़ना चाहता, मुझे तो बस गुरुडम से मुक्त होना है। नहीं, मैं नहीं कहूंगा। जब खेल ही है तो गुरुडम भी खेल है, इसमें क्या दिक्कत है। मैं तो बुद्धत्व तक को खेल मानता हूं स्वामी जी, आप लोग मंजिल मानिए, मेरे लिए तो बुद्धत्व भी खेल है, तमाशा एक छोटा सा रह गया, और इस तमाशे को मैं इतनी बढ़िया ढंग से खेल रहा हूं कि आपको मेरे जीवन से, आप तो चलो मिलेंगे चले जाएंगे, जो मेरे साथ रह रहे हैं वो तक आज इसको छिन्न भिन्न नहीं कर सकते कि ये खेल खेल रहा है कि असलियत में है। जो मेरे साथ जीवन बिता रहे हैं, 5 साल 10 साल से रहे हैं, वो भी नहीं समझ पाते कि ये आदमी खेल खेलता है कि असलियत में ऐसा है। लेकिन मैं कह रहा हूं मैं खेल खेल रहा हूं। क्या है, प्ले है, उस प्ले के अंदर एक रोल है। अब मुझे पता लग गया कि मेरा क्या रोल है और मैं उसको खेले जा रहा हूँ। बिल्ली के गले में घंटी बांधने का क्या मतलब? बिल्ली के गले में, बिल्ली के गले में घंटी का सिर्फ इतना है, मैं चूहा हूं, मैं चूहा हूं। समाज की एक व्यवस्था है जो मुझे खा रही, मैं सोसाइटी की व्यवस्था, मैं भाड़ में अस्तित्व की बात नहीं जानता, मैं सिर्फ सोसाइटी जानता हूं। सोसाइटी की एक बिल्ली है जो हमें खाने के लिए दौड़ रही, लेकिन वो बिल्ली दौड़ती है और इतनी सूक्ष्म दौड़ती है कि मैं उसकी दौड़ने की आवाज नहीं आती। वो इतनी सूक्ष्म है कि वो आके मुझे खा ही जाती है, तब बाद में पता लगता है खा गई, और कोई उसको कुछ कह नहीं पाता। तो यहां मैं चूहा हूं, आप भी हैं, यहां सब चूहे ही हैं। इत्तेफाक से हम सब चूहों से ही एक बिल्ली निर्मित है। वेरी नाइस। तो हम सब चूहों से ही जो बिल्ली निर्मित है, उसको मैं थोड़ा आवाज दे के कह रहा हूं कि जो बिल्ली हमें खा रही है, असल में वो हम ही हैं
और चूहा भी हम हैं, तो मैं कम से कम इन चूहों की भीड़ में अपने आप को बिल्ली बता दिया हूं कि अब मैं स्वयं ही बिल्ली हो जाता हूं। जब मुझसे ही निर्मित है तो मैं ही बिल्ली हो जाता हूं ना। अब बिल्ली कम से कम मुझे नहीं खा रही, तो बाकी चूहों को अगर मुझे देख के ये खबर आती हो कि बिल्ली होके ही बिल्ली से बचने का उपाय है, इसी उपाय को मैं घंटी बोलता हूं। मैं इस उपाय को घंटी बोलता हूं। मैंने समाज की व्यवस्था को बड़े अच्छे ढंग से जीने के बावजूद तोड़ के अपना जीवन बचाया। अभी ऐसे एंट्री हुई थी, बात हुई थी ना एंट्री होते ही, कि अगर सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है तो भय के साथ जीना हमारी आत्मा के लिए हानिकारक। मैं अभय होके जिया, मैंने गैर सामाजिक ढंग से जिया, लेकिन गैर कानूनी कभी नहीं हुआ। मैंने एक चीज गहरे में जान ली, अक्सर लोग अपने गैर सामाजिक जीवन को जीने के लिए गैर कानूनी हो जाते हैं। फिर दो पार्टियों के बीच में साबुत बचाना कोई, एक तरफ समाज थपेड़े मारता, दूसरी तरफ कानून मारता है। मैंने सदा से ये बात जान ली थी कि दो पार्ट ही पीस सकते हैं, एक कभी पीस नहीं सकता, एक सिर्फ धक्का दे सकता है। ये खाली सामाजिक व्यवस्था के प्रति विद्रोह है? नहीं नहीं, या नहीं, आदमी नहीं। के स्वामी जी, अपने उत्थान के लिए? स्वामी जी, सामाजिक व्यवस्था के प्रति विद्रोह जैसे शब्द शायद मैं सही नहीं मानूंगा। मैं कोई विद्रोह नहीं कर रहा, मैं तो सच बात ये कह रहा हूं, इस तरीके से कह रहा हूं जिस तरीके से एक नहर में पानी चलता है, वो जा सकता है जहां तक जा रही है, लेकिन हर 5 किलोमीटर बाद एक झाल बनाई जाती है, उसे गिराया जाता है। व्हाट द रीजन? गिराया क्यों जाता है? मैं एक दिन चिंतन करने लगा, गिराने की क्या जरूरत है? तो गिराने से एक तो गति बनी रहती, दूसरा गिराने से थोड़ी साफ होता रहता है। ये दो कारण की वजह से गिराया जाता, वरना तो पानी बह सकता था। उसी तरीके से स्वामी जी, जो चीज लगातार सीधी सीधी बह रही है, यदि इसे गिराया नहीं जाएगा तो ये काली पड़ जाएगी, पानी काला हो जाएगा, गति कमजोर हो जाएगी। ऐसी हालत में मेरा प्रयास, जिसको आप रेवोल्यूशनरी बोलें, क्रांति बोलें, विद्रोह बोलें, ये विद्रोह नहीं है, ये पानी को गति प्रदान करना है। रही बात मनुष्य का डेवलपमेंट, सच हम नहीं, सच तुम नहीं, सच है महज संघर्ष ही। संघर्ष से बचकर जिए तो क्या जिए मैं और तुम। जो नृत्य हुआ वो मृत्यु हुआ, जो वृत्त से झरकर कुसुम, हारे नहीं इंसान है, संदेश जीवन का यही। सच हम नहीं, सच तुम नहीं, संघर्ष के अतिरिक्त सच होता है क्या तो बता दो मुझे। सच क्या है? सच है, ये गलत शब्द का निर्माण है। असली चीज होती है सत्य। सत्य जब भटक गया, जिसको बोलते हैं, मैंने कई बार कहा एंसेंट मिस्टेक है, मैं थोड़ा कम पढ़ा लिखा हूं, एंसेंट वो जो बोलने में मिस्टेक होती है, उस मिस्टेक के कारण एक शब्द ने जन्म लिया जिसको सत्य बोला गया। लेकिन सत्य नहीं होता है, असल में सत्य होता है। आप जो भी करते हैं उससे जो अनुभव आपको मिलता है वही ज्ञान है। इसलिए आपका ज्ञान आपका होगा, मेरा ज्ञान मेरा होगा, सबके अपने अपने होंगे और सबके सही होंगे। लेकिन जब आप सत्य की बात करेंगे तो एक चीज तो आप भी जानेंगे कि ये जो अनुभव है वो आपकी कायरता से आया, आपकी आत्मा को मारने से आया, या आपकी आत्मा की प्रफुल्लता से आया। और क्या सामाजिक व्यवस्था ऐसी है कि जिसमें आत्मा की प्रफुल्लता बिना विद्रोह के आ सके? मुझे नहीं लगता है। हां, समाज का स्टार्टिंग कंसेप्ट यही था कि हर व्यक्ति की आत्मा को खिलाया जा सके, इस तरीके की व्यवस्था दी जाए, लेकिन वो हो नहीं पाई। आज हमें अगर अपने जीवन के प्लेजर को जीना है तो विद्रोह से गुजरना ही पड़ता है। कुछ नहीं लगता जैसे एक हिप्पी कल्चर था? बिल्कुल, मैं बहुत अच्छी जगह आ गए आप। हिप्पी कल्चर ही एकमात्र दुनिया का कल्चर रहा, बाकी सब बेकार कल्चर थे। इस जगत की सबसे खूबसूरत क्रांति थी हिप्पी क्रांति, जो आज तक कभी भी सम्मान नहीं पाई। कारण सिर्फ एक था
वो एलएसडी के सहारे से खड़ी हुई थी, वो नशे से खड़ी हुई थी। मैं तो कहता हूं कि हिप्पी क्रांति फिर से होनी चाहिए, लेकिन अब की बार होनी चाहिए हिप्पी विदाउट एलएसडी। विदाउट एलएसडी कोई जरूरत नहीं नशे की। मैं नशा नहीं करता, किसी तरीके का नशा नहीं करता। सिगरेट वगैरह पीता हूं, वो भी बोलता हूं कि सिगरेट क्यों पीता हूं, स्वास्थ्य के लिए पीता हूं। और इत्तेफाक से आपके पास साथ जो 2 मित्र आए हुए हैं, जिस दिन ये मेरे घर आए थे उस दिन मैंने सिगरेट स्टार्ट की थी। वो कारण था, वो कुछ चली सर्कमस्टांसेस, उसी दिन मुझे याद है, मेरी स्मृति में है, मेरे शरीर ने कहा था आज सिगरेट पीनी। तो स्वास्थ्य के कारण है, वो मैं बोल चुका हूं, उसको दोबारा बोलने की जरूरत नहीं समझता। तो बात यह है, हिप्पी कल्चर ही एक कल्चर है। हिप्पी का अर्थ विद्रोही नहीं है, गलत समझा गया। हिप्पियों ने कोई विद्रोह नहीं किया, हिप्पियों ने तो सहज क्वेश्चन किए। पिता ने कहा विवाह कर लो, उन्होंने क्वेश्चन किए विवाह से आपको क्या मिला बताएं। बस नशे करे हुए थे तो क्वेश्चन को ऐसे नहीं कह पाए, आदरणीय पिता आप बताएं आपको विवाह से क्या मिला। नशा करके थोड़ा ऐसा बोला तुम्हें क्या मिला, अब ये लगा विद्रोह। अगर आप अपने गुरु के पास जाके प्रश्न पूछें कि महाभारत के इस युद्ध में मैं लड़ना नहीं चाहता, गुरुवर आप बताएं, तो आपको अर्जुन की तरह सम्मान मिलेगा। और आप अगर गुरु से यही कह दें क्या यार तुम फोकट में लड़ना सिखा रहे हो, नहीं लड़ना में यार, नहीं लड़ना चाहते, तो आप विद्रोही हो। ये तो भाषा का ही तो भेद है। भाषाओं की इतनी पकड़ क्या, क्यों इतनी भाषाओं की पकड़? ये मनुष्य सभ्यता का फेलुअर है कि हम भाषाओं से ही हर चीज को समझने की कोशिश करते हैं। ये फेलुअर है, और भाषाओं को हमने इतना बढ़ा नहीं पाया कि हम उस जगह पहुंच जाते जहां आंख मारने से एक प्रेमी प्रेमिका की बात समझ जाता है। कोशिश की, लव यू कहने की कोशिश की कि बहुत कुछ लव यू शब्द में कह दिया जाता है, लेकिन फीका रह जाता है, फिर भी कुछ कमी रह जाती है। तो ये भाषा के फेलुअर हैं। उसी तरीके से हिप्पी को समझ ना पाना भाषा का फेलुअर है। हिप्पी ने कौन सा अपराध किया? हिप्पी ने किसी की हत्या की? हिप्पी ने संदेह तो उठाए जैसे अर्जुन उठा रहा था। इसके अतिरिक्त कौन सा हिप्पियों ने अपमान किया? और मुझे बता दीजिए, इस जगत में कोई भी ग्रंथ का निर्माण क्या प्रश्नों के अतिरिक्त हुआ है किसी चीज से? आप भी तो प्रश्न ही कर रहे हैं। मैं आपको विद्रोही कहूं? मैं आपको विद्रोही कहूं? ऐसा नहीं है। प्रश्न तो उठने चाहिए, सहज चित्त से उठते हैं। जिज्ञासा है, मनुष्य का स्वभाव है, उससे उठते हैं। लेकिन कितने वास्तविक प्रश्न उठा देता है, इससे बात खड़ी होती है। हिप्पियों को हम सिर्फ इसलिए बर्दाश्त नहीं कर पाए कि हिप्पी टॉप पे थे, बहुत पैसे वाले घरों के बच्चे थे, लेकिन सिर्फ नशे के कारण जिस रास्ते पे वो बढ़ गए, एक दिन वो बर्बाद होके घर लौटे। हिप्पियों की असफलता सिर्फ एक है कि हिप्पी समाज के अर्थों में वो चीज नहीं कमा पाए जिस चीज को समाज सफलता से जोड़ के देखता है, वो है धन। सब हिप्पी आखिर में पैसे से परेशान होके नशे के लिए या तो शरीर बेचने लगे या खून बेचने लगे। कुछ हिप्पियों ने अपराध भी कर दिए नशे के लिए, लेकिन फाइनली यही हुआ, लौट के अपने घरों में वापस चले गए। और जब घर में असफल होकर वापस लौटे, यही कारण था हमने उन्हें कभी सम्मान नहीं दिया। असफलता कभी सम्मान नहीं देती। मैं कल भी आपसे कह रहा था बात, मैंने कहा था आपसे, आपने बात चली थी, माँ ने उठाई थी बात की स्वामी जी कप बहुत अच्छे हैं, तो मैंने कहा था चाय के लिए अच्छे कपों की जरूरत नहीं होती, चाय तो सरल कपों में पी जा सकती, लेकिन अच्छे कप मैं रखता हूं, इससे मुझे पेमेंट थोड़ा अच्छा मिल जाता है। और ये मेरी सफलता ही है कि लोग, आज मेरा परिवार भी मुझे प्रेम करता है, कुछ लोग उसमें से सन्यासी भी हो रहे हैं। आप क्या समझते हैं, ओशो की कोई आंतरिक प्रतिभा देख के उनके घर वाले सन्यासी हुए थे? भूल में मत पड़िएगा, मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूं।
बहुत से लोगों को कहने की हिम्मत नहीं होगी, अंदर अंदर समझ में आता होगा। सही बात। उसको उनके फादर ने जो पप्पा जी कहते हैं, हाँ, तो फादर भी बहुत लास्ट समय तक अपने मोमेंट में ईगो को दिया। सेटिस्फाई करते रहे, लेकिन एक लंबे समय तक जब ईगो को सेटिस्फाई करते रहे, और उन्होंने हो भी गया, उनका हुआ भी खूब कि मेरा बेटा बहुत हो गया, लेकिन उस ईगो पे किसी ने चोट की, स्वामी चिन्मय, जिन्होंने थोड़ी सी चोट की, जिसके कारण उनके पिता संन्यास की तरफ बढ़े। कहने का अर्थ यह है कि फिर भी लोग बढ़ते तो सफलता देख के ही हैं, सफलता के अपने मायने आपके बाहर के हैं। ये बात अलग की है, मैंने वो भी कहा कि जो लोग बाहर के जगत में सफल हो गए हैं, उन्हें खालीपन भी अपना नजर आता है, फिर वो अंदर जगत की सफलता के लिए भागते हैं। मैंने अपने एक छोटे से सखा परिवार का प्रयोग किया। यहाँ अभी 7-8 बच्चे रहते हैं। ये संख्या बढ़ के मैं हजारों में पहुंचाना चाहता हूं, लेकिन इसके लिए एक बड़ा गजब की बात है कि इस परिवार का संदेश पूरे जमाने तक पहुंचे। ये तभी संभव है जब ये परिवार हंसता गाता खाता पीता रहे। अगर किसी दिन इस परिवार में पैसे की कमी आ गई और हम ढोल बजा बजा के चंदा इकट्ठा करें, तो ये परिवार का संदेश कभी नहीं जाएगा। हमने तो यहां तक की सफलता की बात सोची है कि मैं अपने यहाँ रहने वाले सभी बच्चों को एक अच्छा बैंक बैलेंस इनके नाम बनाऊं, ताकि कल को अगर ये 7-8-10 साल बाद कभी इस घर से बाहर निकलना चाहें, जो कि हो सकता है, तो ये कम से कम हैंड टू माउथ ना हो कि बाहर निकल के कार्य करने की जब बात आए तो ये भी कुंडलनी जागाने वाले बाबा बन जाएं, या हो सकता था कुंडलनी शब्द कम चलता हो, योग निद्रा कराने वाले बाबा बन जाएं। तो उस तरीके के झूठे बाबाओं की भीड़ ना खड़ी हो, इसके लिए मेरा प्रयास है कि ये सफलतम रूप से होना चाहिए। समाज की पूरी व्यवस्था का निर्माण ही इसीलिए हुआ था कि सब लोगों के विचारों को सम्मान मिले और उनकी आत्मा को खिलने के अवसर हों। ये नहीं हुए, इसीलिए बिल्ली के गले में घंटी बांधने की बात आई। मेरी घंटी, ये सखा परिवार है, ये बज रही है, और मैं आपको दिखा सकता हूं कि इतने मैसेज आ रहे हैं इस परिवार में शामिल होने के लिए, लेकिन क्या आप समझते हैं वो मैसेज किसी की आत्मा तड़प रही है डेवलप होने के लिए? बहुत से लोगों के 100 में से 99 मैसेज तो वही हैं, घर में उनके खाने को नहीं किसी को दिक्कत, इसलिए आना चाहते हैं। कुछ इसलिए आना चाहते हैं शायद यहाँ एक आध लड़के लड़की मिल जाए, कुछ इसलिए आना चाहते हैं कि चलो मस्ती करेंगे, नहीं होगा, लौट आएंगे कुछ दिनों बाद। ऐसे कहेंगे कि आना है तो पैसे पड़ेंगे, इसलिए कह देते हैं सखा परिवार में आना। तो स्वामी जी, ये जो आकर्षण भी पैदा हुआ है इस ओर, ये भी एक बड़ी बात है। घंटी की आवाज थोड़ी सी सुनाई देने लगी, एक नया तरीके का हिप्पी ही खड़ा कर रहा हूं मैं। वो तो आपके वीडियो सुने, मैं कर रहा हूं, लगा कि हाँ मैं कर रहा हूं, आई एग्री, मैं आपकी बात से पूरी सहमत हूं, मैं कर रहा हूं, हिप्पी कल्चर ही खड़ा कर रहा हूं, लेकिन नशे पे आधारित नहीं होगा यह हिप्पी। तो उस जीवन का उद्देश्य मान लो ठीक है, जीवन का तो हुई, और उसके बाद लेकिन हम जिसको हम एक सेल्फ क्या कहा जाए, उसको फुलफिलमेंट होती है, एक ऐसी स्थिति होती है कि अपने अंदर कि हम खुश हैं, हम उस तिरेक में हैं कि जो है जैसा है बस मस्त हैं। तो ये दिशा जो आप दे रहे हो, मैं समझता हूँ स्वामी जी, हमारे यहाँ बच्चे, ये बच्चा एक है 1-1.5-2 महीने से, बाकी सभी बच्चे लगभग 8 महीने 9 महीने से ज्यादा के, तो ये जाना नहीं चाहते, ये जाना नहीं चाहते। कुछ तो है, कुछ तो है, ये जाना नहीं चाहते। अब मैं इनको क्या दिशा देता हूं, ये जाना नहीं चाहते, ये एक अलग बात है, लेकिन मैं ये क्या दिशा देना चाहता हूं, अब ये मेरे ऊपर है। इन लोगों के तो फर्ज ये निभा रहे हैं, मैं इनको, इनकी ऊर्जा को क्या दिशा देता हूं जिससे समाज के लिए कुछ संदेश भी खड़े हों और समाज के लिए कुछ खोजे भी हों, वो मेरे काम है। और ये भविष्य बताएगा, ये आज नहीं बताया जा सकता, ये भविष्य बताएगा कि मैंने क्या सही दिशा दी या नहीं दी। ईमानदारी भविष्य में ही रखी है। आज मैं जो भी कहूं वो फिलॉसफी हो सकती है, लेकिन यथार्थ रूप उसका भविष्य में ही होगा।
तो अगर ये जाना नहीं चाहते, अपने उन परिवारों में नहीं जाना चाहते जिनमें 20-25 साल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये परिवार थोड़ा सफल हो रहा है। जबकि मैं आपको ये भी बताऊं कि मैं ऐसा भी करने वाला हूं कि मैं साल में इन लोगों को 5-10 दिन के लिए इनके परिवार में भेजूं, जो जाना चाहें, 5-10 दिन 20 दिन के लिए भेजूं, ताकि देखो ठीक बात है। क्या अभी कंपैरिजन करके देखो, नहीं ऐसा तो नहीं है वहां की आदत थी फिर यहां की आदत हो गई। फिर ऐसा भी हो सकता है कि तुम यहां से सीख के इतने अच्छे हो गए हो कि 15-20 दिन में तुम्हें ऐसा लगे कि अब तुम अपने घर को वैसा कर सकते हो। आप समझे? और ना भी कर सकते हो तो अगर 20 दिन बाद तुम वापिस आओ तो तुम्हारा घर में रहने का ढंग ऐसा हो कि तुम्हारे घर वालों को सखा परिवार आकर्षित करे कि ये हो क्या रहा है वहां। कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी, तुम्हारी मैं लाइफस्टाइल वही देख के ही वो समझ मैं वही जाएंगे। कहना चाह रहा हूं, मैं सारी बातें कह देना चाह रहा हूं। अगर तुम्हें यहां अच्छा नहीं लगता हो, वहां अच्छा लगता है, निश्चित वहीं रहो। ये सखा परिवार के लिए सीख होगी कि हमें इंप्रूवमेंट के लिए और तरीके मिलेंगे। साथ साथ अगर वहां जाके तुम ऐसे ही हो तो उनको सुधार सकते हो अच्छे ढंग से, तो वो काम करो, मुझे उसमें भी कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन अगर यहां समय काटा, केवल व्यतीत कर लिया समय, जो कि मैं करने नहीं देता हूं, मेरी तो आदत नहीं है कि मैं करने दूं। मैं तो किसी की क्षमता को भी मारने नहीं देता हूं, मैं उसको इंप्रूव ही कर रहा हूं। हाँ, एक चीज मार देता हूं, अच्छे ढंग से मार देता हूं, सोसाइटी के सॉफ्टवेयर मार देता हूं। वो सॉफ्टवेयर जिसमें मोह, जिसमें लालच, जिसमें एक दूसरे को दमन, ये सब चीजें भरी हुई, उनको मार देता हूं, बहुत अच्छे ढंग से मारता हूं, वो पता भी नहीं चलता कब मार दी। तो मेरे कहने का जो अर्थ है, जहां से बात आरंभ हुई थी वहीं पे दोबारा ले आता हूं। क्या करूं, कोई दिखा ही नहीं, कोई दिखा ही नहीं। मेरे विचार में जिस ढंग से सोसाइटी की जो जो प्रॉब्लम्स हैं उनको जिस ढंग से दूर किया जाना चाहिए, मेरे तरीके से वो दिखाई नहीं कोई करने वाला। मैं ओशो सन्यासियों के बीच रहा, मुझे लगा कि चलो ध्यान से परिवर्तन की बात करते हैं, तो ध्यान, मैंने खूब ध्यान करवाया, मैंने खुद भी किया है, 3 साल तक लगातार ध्यान ही किया है। और मैं कह सकता हूं कि मैं ध्यान से भी आनंदित हुआ, क्योंकि मेरा लक्ष्य आनंद ही था। जब मेरा लक्ष्य आनंद था तो अब ये नहीं है कि तुम ध्यान छीन लो और मेरा आनंद छीन जाए, क्योंकि मैं जो कर रहा हूं उसमें आनंदित हूं। मैं गुरुडम में आनंदित हूं, जिसमें कोई नहीं रह सकता। लोग मुझसे कहते हैं तुम ईगोइस्ट हो, यस आई लव माई ईगो। अगर मुझे मेरे ईगो से प्रेम है तो तुझे क्या दिक्कत है? ईगो को प्रेम नहीं दे सकते? हो गए बुद्ध, ईगो को प्रेम नहीं दिया जाता। हो गए बुद्ध, गुरुडम से घबराते हैं, ये बुद्ध होंगे कोई? मैं तो बुद्धत्व का मजा लेता हूं और गुरुडम का भी लेता हूं। मुझे तो घबराहट किसी चीज से नहीं। मुझसे तो एक बार किसी ने कहा था कि स्वामी जी, जो आदमी समुद्र में तैरना सीख लिया, समुद्र का स्वाद चख लिया, वो अब तालाबों में क्या करेगा? मैंने कहा तर्क ही दे रहे हो तो मेरे सुन लो। जो समुद्र में तैरना सीख गया उसकी तालाबों से क्यों फटेगी? जो समुद्र में तैरना सीख गया उसकी तालाबों से क्यों फटेगी? बुद्धत्व का स्वाद चख लिया जिसने, वो किसी स्त्री के प्रेम से घबराएगा, विचलित होगा? मैं तो नहीं होता। या ऐसा समझ लीजिए कि नए पैरामीटर तय करिए बुद्धत्व के, मैं तोड़ रहा हूं पुराने वाले सारे, वो चलने वाले नहीं है। और वैसे अभी एक दिन बड़ी मजाक में बात चली थी, तो मैंने कहा दुनिया में जितने भी देश हैं उनके अलावा हिंदुस्तान में भी बहुत देश हैं। बिहार देश है, यूपी देश है, गुजरात देश है, बहुत अलग अलग देश हैं। इन सब में बीच में एक प्रदेश है जिसको मैं देश कहता हूं, वो यूपी। यूपी के पास कुछ तो प्रतिभा है जो मल्टी डायमेंशन जीने की कला है। पूरे दुनिया में एक ही बुद्ध पुरुष है जिसे बहुआयामी प्रतिभा का धनी कहा जाता है, वो कृष्ण। यूपी में पैदा हुआ, मैं भी यूपी का ही हुआ होता
गुजरात में या मध्य प्रदेश में तो सिंगल डायमेंशन होता, मल्टी डायमेंशन तो यूपी क्योंकि हमारा असल में स्वामी जी, आप जो भविष्य में होते हो उसकी नींव आपके 2-4 साल की उम्र तक रख दी गई होती। ओशो पे इस चीज का इतना प्रभाव था, ओशो ने स्वयं कहा है, बुद्धत्व के बाद 21 साल की उम्र में वो बुद्धत्व को उपलब्ध हुए थे, उसके बाद भी एक बार वो कहीं पिकनिक बनाने दोस्तों के साथ रात में गए और वहां भोजन कर लिया रात में, जो कि उन्हें बचपन से कभी कराया नहीं गया। वो तो दिन में ही खा लेते थे, जैनी के घर पैदा हुए तो उनको वॉमिट हो गई थी। संस्कारों के इतने गहरे प्रभाव होते हैं। फिर संस्कार एक आयामी भी हो सकता है कि ध्यान ही सब कुछ, और हमारे यहाँ तो बचपन से संस्कार सिखाया गया सभी कुछ सब कुछ, तो हम तो मल्टी डायमेंशन वाले हैं। बचपन के संस्कार नहीं छोड़ रहे हो। क्यों छोड़े? कोई दुख दे रहे हैं वो तो छोड़ दे भाई। स्वामी जी, मैं कह रहा हूं ना, मेरा ईगो मुझे दुख नहीं दे रहा, सही है, आपको दुख दे रहा हो, इससे मैं क्या करूं? और सच बात है, अहंकारी को ही अहंकार से अड़चन होती है, निरहंकारी को अहंकार से क्या अड़चन? किसी के अहंकार को ही मेरे अहंकार से अड़चन हो जाती हूँ, अगर वो निरहंकारी हो गया होता तो उसे अड़चन नहीं होती। और बहुत से लोग दुनिया में अपना ईगो सेटिस्फाई कर रहे हैं, मुझे तो कोई अड़चन नहीं हो रही। मुझे क्या अड़चन हो रही? मैं आपको बताऊं, मैं वो आदमी हूं जिसका फंडा ही उल्टा है। मेरा तो फंडा ये है कि यदि पड़ोस का व्यक्ति तुमसे नाराज है तो तुम अच्छे आदमी नहीं हो सकते। अब करो पड़ोसी को सेटिस्फाई, सारा जोड़ पड़ोसी को सेटिस्फाई करने में लगा दो, किसी बुद्ध पुरुष के पास जाने की जरूरत नहीं, तुम हो गए बुद्ध। क्योंकि पड़ोसी तुम्हारे ईगो पे सबसे ज्यादा चोट करता है, पड़ोसी से सबसे ज्यादा झंझट है। और मेरी तो आदत ये है, मेरा पड़ोसी नाराज नहीं हो सकता, कोई हो जाए। मेरे यहाँ तो जो मेरी दुकान के सामने भी एक पड़ोसी था, उसने मुझे खिलाफ बहुत हम लोगों के खिलाफ हरकतें दिखाई, बहुत परेशान करा। फिर भी एक दिन ऐसा था कि उसने होली के चंदा किया होगा होली पे, तो होली के चंदे में से कुछ पैसे की शराब पी ली और कुछ लोग मोहल्ले को उससे लड़ने आ गए। मैं उसके पक्ष में खड़ा हो गया। मैंने कहा इसने चंदा किया, इतनी मेहनत की, क्या है शराब भी नहीं पी सकता? मेरी तो हालत यह है कि अगर मेरे पड़ोसी के घर में पानी नहीं है तो मैं कोशिश करूंगा कि मेरी टंकी से वो ले जाए, क्या दिक्कत है इसमें? मेरा पड़ोसी मुझसे कभी नाराज नहीं रहा, मुझे कोई किसी के अहंकार से अड़चन नहीं। पड़ोसी की कार आए तो मुझे खुशी होगी, पड़ोसी का घर बने। मेरा घर ऐसा था, मेरे घर के पास में एक बार पड़ोसी का मेरे मकान बन रहा, मैं उस समय सन्यासी ही हुआ था। पड़ोसी का मकान बन रहा, उसने आगे कुछ कूड़े का ढेर लगा रखा, मिट्टी का। मेरे पिता उससे लड़ रहे, मैं अपना निकलता जा रहा। पिता बोले कि मैं लड़ रहा हूं और तू बोल भी कुछ नहीं रहा। मैंने कहा तुम्हारी लड़ाई तुम जानो, मुझे क्या लेना देना, तुम तो लड़ते ही रहते हो। तो कहने लगे इसने इतना ऊंचा जो ढेर लगा दिया ये। मैंने कहा चढ़ के निकल जाओ। बोले ये और ऊंचा ढेर लगाए। हमने कहा तो थोड़ा और चढ़ के निकल जाओ। बोले साला ये पहाड़ बना देगा यहाँ क्या? हमने कहा फिर खुश होना, तुम पहाड़ घूमने नहीं जाना, यही होगा। इसमें इतनी दुख की क्या बात है? पड़ोसी के घर का मकान बनेगा, थोड़ा बहुत तो कूड़ा होगा, खुश हो कि सौंदर्य भी होने वाला है। लेकिन लोगों को पीड़ा है कि पड़ोसी के घर का कुछ अच्छा हो जाए तो आफत आती। मैं इस मामले में सहमत हूं मोहम्मद साहब से कि अपने घर ऐसी खुशबूदार खाना भी ना बनाओ कि अगर पड़ोसी घर नहीं हो तो उसको पीड़ा हो। वो बिल्कुल निकट को देखने की बात है, दूर देश मत देखो। लोग पंजाब के लोग आज की तारीख में केरल में जाके मदद पहुंचा रहे हैं। केरल में बाढ़ आई, अब मैं कह दूंगा तो देशद्रोही। पंजाब के पड़ोस में पाकिस्तान भी तो प्रांत है जहां के कई जगह बाढ़ें आई हैं, परेशानी है, वहां का भी कराओ। थोड़ा एक दीवारी तो क्रॉस करनी। पड़ोसी की मदद नहीं की जा सकती, पड़ोसी से तो बड़ी जलन है, पाकिस्तान से तो बड़ी जलन है, सबसे बड़ी जलन है। क्या क्यों है जलन? हम तो भारत देश हैं जो कि कहता है कि पूरा विश्व एक होना चाहिए। कैसे एक होगा? लड़के
मुझे तो नहीं लगता लड़के हो सकते हैं। मैं छोटी सी एक परमाणु बम की खोज कहाँ से हुई इसका बताता हूँ। परमाणु बम कहाँ से बना? मैंने पूछा कि भाई तूने परमाणु बम बनाया क्यों? उसने कहा पड़ोसी देश ने मिसाइल बनाई थी। मैं पड़ोसी के पास गया, मैंने पूछा तूने मिसाइल क्यों बनाई? उसने कहा उसके पास बोफोर्स तोप थी। मैं फिर इसके पास आया, मैंने कहा तूने बोफोर्स तोप क्यों बनाई? उसने कहा उसके पास गौरी टैंक था, वो कुछ। मैंने कहा तूने टैंक क्यों बनाया? उसने कहा उसके पास तोप थी। फिर मैं इसके पास आके पूछा तोप क्यों बनाई? इसने कहा उसके पास जो है वो ऑटोमेटिक मशीन गन थी। मैं पूछा तूने मशीन गन क्यों बनाई? उसने कहा उसके पास राइफल थी। मैंने कहा राइफल क्यों बनाई? उसने कहा उसके पास 2 नाली थी। मैंने कहा 2 नाली क्यों उसने बनाई? बोला उसके पास 1 नाली थी। मैंने कहा 1 नाली क्यों बनाई? बोला उसके पास तमंचा था। मैंने कहा तमंचा क्यों बनाया? उसने कहा उसके पास चाकू था। मैंने कहा चाकू क्यों बनाया? बोला उसके पास लठिया थी। मैंने कहा तेरे पास लठिया क्यों थी? वो कहने लगा वो डंडा लेके घूमता था। मैंने पूछा डंडा लेके क्यों घूमता था? वो कहने लगा उसने मूछें ऐंठी थी। परमाणु बम की खोज मूछों के कारण हुई। अद्भुत खोज किया। सूत्र पता लग गया। सूत्र पता लग गया। ऐसी वाहियात चीजों से तो चीजें उदय होती है। सोचिए। सही है। लेकिन मैं पूछता हूं प्रेम की खोज कहां से हुई? तो हर आदमी की खोज ही वही है, खोज कहाँ से क्या हुई। परमाणु बम भी खोजा शांति के लिए, प्रेम भी खोजता है इंसान शांति के लिए, और दोनों की खोज एक ही से होती है। प्रेम की खोज भी ऐसी होती है कि घर वालों से वो स्नेह नहीं मिला, परिवार में वो सम्मान नहीं मिला, समाज में वो एनवायरनमेंट नहीं मिला, सच कहें तो एक फूल को खिलने का अवसर नहीं मिला, इसलिए प्रेम की खोज होती है। कोई बहुत अंतर नहीं है। परमाणु की मैं बात करता हूं और प्रेम की जब बात करता हूं, इन दोनों की खोज का कारण वही है कि सम्मान ना मिला, खिलने की जगह ना मिली। ऐसी स्थिति में अगर मैं इस पूरी व्यवस्था के बीच में एक छोटी सी जगह निर्मित कर रहा हूं जहां खिलने की जगह हो, तो सच कहूं मैं तो परमाणु बम का भी दुश्मन हूं और प्रेम का दुश्मन हूं। मैं तो दोनों का दुश्मन हूं। अगर मेरी चले तो इस पृथ्वी पे कभी कोई आई लव यू नहीं बोलेगा, और मेरी चले तो कभी इस पृथ्वी पे बम नहीं बनेंगे। क्योंकि आई लव यू बोलने की जरूरत भी तब पड़ती है जब कहीं आई हेट यू होता है। तो ये तो कम से कम थोड़ी सी चिंतन का विषय है। फिर एक इस बात को समाप्त करते हुए कहूंगा, एक बड़ा अच्छा सा शेर था। हमारे शहर में एक पत्रकार थे गौरी शंकर मिश्रा, अब वो नहीं रहे। वो मेरे पास आया करते थे, कई बार आके बैठते थे। उनका जो पत्रकार थे वो अखबार जो निकाला करते थे साप्ताहिक, उसमें एक कोटेशन लिखी होती थी, बड़ी अच्छी कोटेशन थी। वो एक शेर था कि अंधेरा मांगने आया था रोशनी की भीख, हम अपना घर न जलाते तो और क्या करते। इसीलिए घर जला दिया कि चलो थोड़ी रोशनी हो जाए। इस पे बच्चे चाय पिलाओ।